11 एंड 12th कॉमर्स, सीए, सीएस, बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस से जुड़ी सभी जानकारी को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोगों की टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सेकंड क्लास है। आज की क्लास से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बट बहुत ही सिस्टमैटिकली मूव करेंगे, बहुत आराम से हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट तो हमने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था कि इसमें आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं। बट आज से हम लोग उसके फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? तो आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको मालूम है कि हम लोग दो चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक होता है अमाउंट, एक होता है प्रिंसिपल। आज जो पैसा हम लोग लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, और जो बाद में जाकर के पैसा हमें इन रिटर्न मिलता है उसे हम लोग कहते हैं अमाउंट। और अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। आगे जाकर के इन्हीं टर्म्स को हम लोग चेंज करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका नाम हम लोग फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू रखने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास भी केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वेरी सिंपल, बट नाउ दिस विल बी बेस्ड अपॉन कैलकुलेटर ट्रिक्स। तो आज से हम आपके साथ में कुछ कैलकुलेटर के ऊपर ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप कैलकुलेटर साथ में लेकर के बैठे, अदरवाइज बहुत सी चीजें आपके लिए रेलेवेंट हो जाएंगी। सो कैलकुलेटर ट्रिक्स हम आपके साथ आज की क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यू मस्ट हैव अ कैलकुलेटर विथ यू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला सीखते हैं? वी से दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। तो से फॉर एग्जाम्पल आज हमने 100 रुपए लगाए, प्रिंसिपल हमने 100 रुपए का लगाया और इंटरेस्ट है 10%। इस फॉर्मूला के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। इंटरेस्ट है अपना 10%। तो बताओ अगर हमने 1 रुपया लगाया होगा तो ये 1 रुपया 10% के हिसाब से 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 1.1 है ना। फिर वापस से 10% बढ़ाना होगा तो इसका हम लोग 10% निकालेंगे और इसमें प्लस करेंगे। तो ये rather than doing प्लस 10% एवरी टाइम हम लोग इंटू 1.1 भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप ये समझो, जैसे मान लो हमें एक फिगर दिया हुआ है 25 और इसको हमें 20% इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? 20% इंक्रीज करना है। तो बताओ कितना हो गया? 25 प्लस इसका 20% कितना हो गया? 5, कुल मिला के कितना? 30। ऑन दी अदर हैंड इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटू 1.2 कर दिया। कितना कर दिया? 1.2। तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? 30। सो यहां पे हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि अगर 10% का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो इसको 1 साल के बाद हम लोग कितना कर सकते हैं? इंटू 1.1। तो कितना हो जाएगा? 1.1। फिर से इंटू 1.1 तो कितना हो जाएगा? 1.21। फिर से इंटू 1.1 तो कितना हो जाएगा? 1.331। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपया लगा रहे हैं तो वो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 1.331। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10% से। तो अगर 100 रुपया लगाएंगे तो 100 रुपया मतलब 100 इंटू 1.331। तो यहां पे देखो हमने क्या लगाया? प्रिंसिपल। और यहां पे वो हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने लगाया मान लो 100 रुपया तो 100 इंटू 1 प्लस आर बाय 100। बताइए आर कितना मान रहे हैं? 10%। तो 10 बाय 100 टू द पावर 3। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 बाय 100 कितना? 0.1 और 1 प्लस 0.1 कितना हो गया? 1.1 टू द पावर कितना? 3। 1.1 टू द पावर 3 का मतलब क्या? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 कितना आएगा? 1.3
1.331 is equal to 133.1. तो यहां पे मेरे कहने का मतलब क्या था कि देखो ये 1 रुपए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? 1 रुपए की वैल्यू है 3 साल के बाद। तो 100 रुपए की कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 साल के बाद? 100 इंटू 1.331। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है कि हमने क्या किया, 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। और ये 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n क्यों किया? 1.1 हर साल बढ़ रहा था। बताओ एक्चुअली में हर साल कितना बढ़ रहा था? 10%। तो 1 साल के बाद कितना हो जाना था? 1.1। फिर 1 साल के बाद दोबारा 1.1 बढ़ना था, फिर 1 साल के बाद दोबारा 1.1 बढ़ना था। तो उस वजह से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। ठीक है, क्लियर है? तो एक्चुअली हम लोग को 10-10% बढ़ाना था। तो 10-10% बढ़ाने की टेक्निक हमने क्या निकाली यहाँ पे? 1.1 का क्यूब। क्लियर हुआ? फिर से समझाते हैं। अगर हमें किसी कमोडिटी को, अगर हमें किसी वैल्यू को 20% बढ़ाना था, तो बताओ यहाँ पे हमने कितने से इंटू किया? इंटू 1.2। वैसे यहाँ पे हर साल कितने से बढ़ाना है? 10%। तो कितने से इंटू किया? 1.1। अब इसको 3 साल लगातार 1.1 से बढ़ाना था, तो इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 3 बार करना था। तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया? 1.1 का क्यूब। अब ये 1 रुपए की वैल्यू है, तो 100 रुपए की वैल्यू कितनी? 100 इंटू 1.331। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉर्मूला amount is equal to principal in the bracket 1 plus r by 100 to the power n। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है कि यही फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मूला अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, ये हमने क्या निकाला? अमाउंट। दिस इज अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कितना कमाया? हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया 133.1 माइनस 100। तो कितने का इंटरेस्ट हमने कमाया है? 33.1। इतना तो सबको आता है ना? हाँ, चलो एक बार इसको लिखना एटलीस्ट स्टार्ट करो, फिर हम आपको कुछ आगे चीजें बताते हैं। हो गया? चलो आगे सुनो। अब आओ ये देखते हैं। बताओ, हमने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है रुपीज कितना ले लें इस बार? चलो 10,000 ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया 8% और टाइम पीरियड इस बार हमने ले लिया 5 इयर्स। ठीक है, अच्छा ये 8% पर एनम क्या हो गया? कंपाउंडिंग एनुअली। यहां पे हमने साथ में क्या लिखा? कंपाउंडिंग एनुअली। अब इस कंपाउंडिंग एनुअली से क्या अंतर पड़ता है, ये हम आपको इस एग्जाम्पल के बाद सिखाएंगे। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या? प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 या 1 प्लस आई बाय 100 भी लिख सकते हैं टू द पावर n। बताओ प्रिंसिपल कितना है? 10,000 इंटू कितना? बताओ 8% है तो ये कितना हो जाएगा? 1.8। 8% है तो हो जाएगा 1.8।
है ना? 20% होगा तो 0.8 होगा। आप लोग बताओ, 8% है तो क्या लिखेंगे? अरे 8/100 कितना होता है? 0.08, तो दिस विल बी क्या? 1.08। ये सब गलती ना करें। 1.08 टू द पावर कितना? 5। अब 1.08 टू द पावर 5 निकालो। कैसे निकालोगे? अच्छा, अब ये बच्चे कर रहे हैं 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08। अब सुन लो ध्यान से, छोड़ दो ये सब बचकाने तरीके। हाँ, आइए इसको सॉल्व करने का एक कैलकुलेटर के ऊपर ट्रिक देखते हैं कि इसको कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। सबके पास कैलसी है? कुछ एकाध कैलसी पे हो सकता है, बहुत रेयर कैलसीज में ऐसा ट्रिक वर्क नहीं करता। जैसे उनके पास में केसीओ का एक वेरिएंट है जिसके ऊपर ये वर्क नहीं करता। अधिकतर कैलसीज के ऊपर ये पूरा तरीका वर्क कर जाएगा। सो 1.08 पहले अपनी कैलसी पे लिख दें, फिर प्रेस करें इनटू इज इक्वल टू, आपको मिल रहा होगा 1.1664। अब देखिए ये और कुछ नहीं, 1.08 का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। फिर प्रेस करिए इज इक्वल टू, अब ये हो गया है 1.08 का क्यूब। फिर प्रेस करिए इज इक्वल टू, अब ये हो गया है 1.08 पावर 4। फिर प्रेस करिए इज इक्वल टू, ये हो गया 1.08 पावर 5, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 1.4693। बताइए जल्दी हो गया कि नहीं? वापस से करके देख लीजिए सभी लोग। पहले लिखा 1.08, फिर प्रेस किया इनटू इज इक्वल टू, तो क्या हो गया? स्क्वायर। फिर प्रेस किया इज इक्वल टू, तो क्या हो गया? क्यूब। फिर प्रेस किया इज इक्वल टू, तो पावर 4। फिर प्रेस किया इक्वल टू, तो फिर पावर 5, तो आ गया 1.4693। इंटू 10,000 कर लो, कितना हो गया? 14,693। बोलो आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट। तो अगर 8 साल के लिए भी होगा तो भी कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% पर एनम, या थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, 12.5% per annum and time period is 8 years। लिख करके करेंगे आप लोग पूरा सवाल, ठीक है। ये नहीं कि हो जाएगा तो ऐसे ही रफली करके छोड़ दिया। सारे एग्जाम्पल्स लिख करके सॉल्व करना अच्छे से। बताइए इस बार आपने क्या लिखा? 1.125 टू द पावर 8। तो इसको कैसे किया होगा? 1.125 इंटू इज इक्वल टू, स्क्वायर हो गया, फिर इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यूब, फिर इज इक्वल टू पावर 4, 5, 6, 7, 8। तो कितना आ रहा है? 2.5657। यही आ रहा है ना? सबका आ रहा है? बताइए सभी लोग, आ रहा है क्या? नहीं आया?
आ गया सबका आंसर? नहीं आया? कहीं कैलकुलेटर पे गलती की होगी। 1.125 है, तो क्या लिखा आपने? 1.125 एक बार हो गया था, फिर इनटू इज इक्वल टू करने पे 2 बार हो गया था, फिर इज इक्वल टू 3, फिर इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको मिला होगा 5657। आगे सबका आंसर? हो जा रहा है उससे? हो गया सबका? देखो ये बेसिक्स है, यहां तक सबको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आ रहा होगा तो आगे और ज्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट, अब सुनो ध्यान से। हम लोग जब लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई बाय 100 टू द पावर n, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कंपाउंडिंग कैसे हो रही है ये बहुत जरूरी होता है। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है ये बहुत जरूरी होता है। कंपाउंडिंग एनुअली का मतलब क्या कि हर 1 साल पर हमारा प्रिंसिपल चेंज होगा, हर 1 साल पर हमारा प्रिंसिपल चेंज होगा, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअल चाहिए होता है और हमें टाइम पीरियड भी एनुअल मतलब ईयर्स में चाहिए होते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगी तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली चाहिए होगा और टाइम पीरियड भी हाफ ईयरली चाहिए होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ध्यान से सुनिए, अगर हम आपको ये हाफ ईयरली दे दें तो आपको टाइम पीरियड भी कैसे करना होगा? हाफ ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसे करना होगा? हाफ ईयरली। अगर हम आपको कंपाउंडिंग क्वार्टरली दे दें तो आपको टाइम पीरियड भी कैसे लिखना होगा? क्वार्टरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसे लिखना होगा? क्वार्टरली। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसको। एक बार वापस से हम लोग यही सवाल लिखेंगे, प्रिंसिपल को भी थोड़ा चेंज कर देने तो आप लोग याद कर लेंगे, फिर पता चला एग्जाम में कुछ और प्रिंसिपल आ गया तो आप लोग कहेंगे हम लोग याद तो किसी और पे किए थे। टाइम पीरियड को कितना कर दिया जाए? 4 साल काफी है? चलो 4 इयर्स। ठीक है, पहले इसी के लिए स्टार्ट करो। बताओ, इसको आप लिख लेना पॉइंट नंबर 1। इस बार हम लोग कंपाउंडिंग कैसे कर रहे हैं? एनुअली। तो टाइम पीरियड भी क्या है? एनुअल। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है? एनुअल। तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको? 4000 इंटू 1.12 टू द पावर 4। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? टू इंटू 2 3 4 4000 इंटू 1.5735 इंटू 4000 भी तो करना है। 62 ये आ रहा है सबको? क्वेश्चन लिख करके लिखा आपने सॉल्यूशन, फिर डायरेक्टली लिख दिया? क्वेश्चन लिखा कि नहीं? चलो बताओ, अब अगर हम लोग कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करें, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? हाफ ईयरली। तो पॉइंट नंबर 2, नाउ कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली। तो बताओ हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स को 4 इयर्स रखें या हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दें?
हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो बताओ 4 साल में कितने हाफ ईयर्स हैं? 8 हाफ ईयर्स। तो दिस विल बी 8 हाफ ईयर्स। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी किस में कन्वर्ट कर देना है? हाफ ईयरली में। तो 12% साल भर में, तो आधा साल में कितना? बताओ ये 12% पूरे साल का है या ये भी हाफ ईयर का ही है? ये पूरे साल का है, ये पर एनम है। यस, इंटरेस्ट तो पर एनम है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। समझ रहे हो? इंटरेस्ट पर एनम है, केवल कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। तो 12 की जगह हम लोग इसको कितना लिख देंगे? 6% पर हाफ ईयर। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली थी तो इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली, टाइम पीरियड भी हाफ ईयरली, सब मैच कर गया। अब चलो लिखते हैं। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 4000 इंटू कितना? बोलो सभी लोग। 6% है, कितना लिखें? 1.06 टू द पावर 8। ठीक है, सॉल्व करो अब इसको। वन पॉइंट 5938। वन 0.06 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 4000 6375। हो गया? चलो नेक्स्ट। अब बताओ, अगर ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो, तो क्या लिख सकते हैं इसमें? इफ दिस इज कंपाउंडिंग क्वार्टरली, अब बताओ इसको कितना लिखेंगे? 3%। अच्छा, सभी लोग पहले ये सोच करके बताओ कि इस बार हमारा अमाउंट पिछली बार से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। मतलब इस बार इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो तो। यस, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। कल हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि जितनी जल्दी कंपाउंडिंग करेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट हम लोग कमा सकते हैं, है ना? तो चेक कर लीजिए। अच्छा, 4 इयर्स की जगह आप कितना लिख दें? 16 क्वार्टर्स। 4 इंटू 4, एक साल में 4 क्वार्टर, तो 4 साल में 16 क्वार्टर्स। सो दिस इज क्या? प्रिंसिपल मीनिंग 4000 इंटू 1.03 टू द पावर 16। 1.03 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1.6047। 4000 इंटू 1.6047 इंटू 4000, 6418 पॉइंट। हो गया? ये आ रहा है क्या?
1.03 एक हो गया, इनटू इज इक्वल टू 2 हो गया, 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 आया। ये वैल्यू आई पहले 1.6047। एक हो गया, 2 3 4 5। अब देखिए 5 पे 6 है और हमको कितना तक ले जाना है, 16 तक। चलो ये 6 पे 7 हो गया, हमको 16 तक ले जाना, मतलब 10 और ऐड करना है, इसको 17 तक ले जाए। ट्राई कर लीजिए। आप लोग स्टेप काउंटर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग गिन करके कर लें, लेकिन स्टेप काउंटर का भी यूज कर सकते हैं। अब स्टेप काउंटर आप कैसे करके यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे अब मान लो अगला ही सवाल है, इसमें अब कंपाउंडिंग मंथली अगर करें तो, अब अगर कंपाउंडिंग मंथली करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंडिंग इज डन मंथली, तो ये क्या हो जाएगा 1% पर मंथ। नाउ 1% पर मंथ एंड हाउ मेनी मंथ्स, 48। अब टू द पावर कितना करना है, 48, 1.01 टू द पावर 48। अब सुनिए ध्यान से, ये कैसे कर सकते हैं, वापस से 1.01 लिखा, इनटू इज इक्वल टू, हो गया। अभी देखो 2 बार हुआ है और 2 बार करने पे अपना स्टेप काउंटर 3 पर है ना, इज इक्वल टू फिर करके देखिए, क्यूब हुआ है और स्टेप काउंटर कितने पे है, 4, और हमको कहां तक ले जाना है, 48 तक, तो इसको कहां तक ले जाएं, 49 तक, तो इज इक्वल टू दबाते रहो। (1.6122) मतलब 1.6122। कई लोग जोश जोश में थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं, फिर वो सोच रहे हैं अब पीछे कैसे आए। बताइए ये आ रहा है क्या आपको? फिर से वो स्टेप काउंट करके हम लोग कैसे कर रहे थे आपको ये बता दें। जब हम लोगों ने 1.01 इंटू इज इक्वल टू किया था तो ये स्क्वायर हुआ था और स्टेप काउंटर 3 पे था, फिर इज इक्वल टू किया तो ये क्यूब हो गया और स्टेप काउंटर 4 पर है ना। तो हमको और कितनी बार करना है इसके अंदर में, जैसे 3 हो गया और ये 4 पर है और हमको कहां तक ले जाना है, 49 तक, है ना, सॉरी 48 तक। तो इसमें +1 कर देते हैं, मतलब 49 तक ले जाना है, तो इज इक्वल टू दबाते रहिए तब तक। या तो ये तरीका अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज वो गिन करके करने वाला तरीका तो हमेशा ही हम लोग कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते जाओ। ठीक है, क्लियर है? चलो ये आंसर आया आप लोग का। दिस इज क्या, 1.6122 कितना हो जाएगा, 6448। उतने से भी काम चल जाएगा, 0.92 बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां तक हो गया सबका। नेक्स्ट, अब देखिए इसके अंदर में आपसे कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा कि प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, बताओ टाइम पीरियड कितना लगा होगा, मतलब एन क्या रहा होगा, ये आपसे ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस को करने के कई तरीके हो सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हर एक क्वेश्चन को हम लोग 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम जो सिंपलेस्ट मेथड होगा और जो अपने ऑब्जेक्टिव बेस वाला मेथड होगा आपको वो सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको एक टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाते हैं और वो सिखाते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे
हाँ तो पावर 365 तो ये 12% को डेली में कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 365, ठीक है। इसको घर पे ट्राई करिएगा, होमवर्क है। चलो मान लो एक, अच्छा इसमें हमने एक्चुअली जो बॉक्स बनाया था किस लिए बनाया था, आप लोग भी सोचेंगे पता नहीं किस लिए बनाया था। इसमें एक की नोट लिखने के लिए हमने आपको बनवाया था। लिखो आप लोग भी एक बक्सा बना करके लिखो। ऑलवेज कन्वर्ट टाइम पीरियड एंड the rate of interest according to period of compounding. According to क्या? Period of compounding. लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। इसमें लिखिए वी विल बी यूजिंग the options given in the question. We will be using the options given in the question to find out the correct time period. लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ सम ऑफ रुपीज 20,000, a sum of rupees 20,000 amounts to rupees 31,470, 31,470, 31,470 after certain number of years. Full stop. If the rate of interest is 12% per annum, compounded annually, 12% per annum compounded annually, find the time period. ठीक है। और लिखो
और इसी क्वेश्चन को आपको एक और तरीके से लिखवाएंगे, जैसे आपके बुक में भी कई बार दिया रहता है या क्वेश्चंस में कई बार फ्रेम कहते हैं। देखो क्वेश्चन पूछने का एक ये तरीका है, एक और तरीका हो सकता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा इन व्हाट टाइम पीरियड विल अ सम ऑफ ₹20,000 अमाउंट टू इतना एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लिख लो, उस पैटर्न में भी लिख लो ताकि क्वेश्चंस का एक पैटर्न मालूम रहे। लिखिए इन व्हाट टाइम पीरियड will a sum of ₹20,000 will a sum of ₹20,000 amount to ₹31,470 31,470 at the rate 12% per annum। ठीक है, इसमें ऑप्शंस पे लिखो A 3 years 4 years 5 years 6 years। ठीक है, हमें मालूम है आप लोग भी इसको ऑप्शन पुट करके कर सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस वही चीज हम आपको एक बार सिखाना भी चाहते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पे अमाउंट कितना है? नहीं, अमाउंट कितना है? 31,470। कई बार ये चीजें जब हम लोग को आती भी है ना, तो अगर इसकी प्रैक्टिस ना हो तो हम लोग उसको एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो 31,470 इज इक्वल टू 20,000 इन द ब्रैकेट 1.12 लिख दें इसको, बोलो 1.12 लिख दें, 12% है तो 1 + 12/100 तो 1.12 टू द पावर n। तो 1.12 टू द पावर n शुड बी इक्वल टू, इसको नीचे ले जाए, बोलो हाँ कि ना, इसको नीचे ले जाए तो 31,470 अपॉन 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आ रहा है? 1.57। अब देखो 1.12 का पावर निकाल के देख लो कि 1.57 कितना आ रहा है। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल पे चेक कर लो, समझ रहे हो? आओ चलो निकाल के देखते हैं। 1.12 एक बार हो गया, इनटू इज इक्वल टू 2 बार हो गया, अभी 2544 हुआ है, इज इक्वल टू 3 साल हो गया, अभी तो 1.4 हुआ है, इज इक्वल टू 4 साल के अंदर में 5735 हो जा रहा है। मतलब क्या? 4 इयर्स। ठीक, पहले भी आप ये चीज किया करते थे, कभी अगर ये सब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो पहले भी ये सब करते थे, लेकिन पहले बस ये चीज थोड़ा सिंपल होती थी, ये फिगर थोड़ा सिंपल होता था तो हम लोग 10 मिनट लगा करके ये सब कैलकुलेट करते थे, फिर हम लोग को मालूम चलता था अच्छा इतना है। ठीक है, वही चीज अपने हाथ में कैलकुलेटर है, ऑप्शन है, तो 10 सेकंड का काम है, समझ रहे हो? हो गया? नेक्स्ट लिखिए, अगली हेडिंग दीजिए, फाइंडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट। फाइंडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। फाइंड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे, आज कितना पैसा लगाना है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल, है ना? फाइंड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे।
so that it amounts to rupees 1,84,635 1,84,635 after 5 years at the rate 9% per annum. अब देखो ये सवाल बिल्कुल आसान है, इसमें क्या निकालना है बताओ? प्रिंसिपल। अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना है? इतनी मेहनत मत करिए, गलत है। 1,20,000 नहीं कह सकते उसको तरफ। ये कितना आ रहा है बताओ? 1.09 टू द पावर 5। ऐसे करके लिखा आप लोगों ने? ऐसे लिखा तो 1.09 टू द पावर 5। अच्छा सुनो ध्यान से, सभी लोग सुनो ध्यान से। आपने पहले ये वैल्यू निकाली होगी, फिर उसको अलग से कॉपी में लिखा होगा, फिर ये लिख करके डिवाइड किया होगा उसको नीचे, है ना? मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही थी? 1.09 2 3 4 5 1.5386। ये आपने वैल्यू कॉपी पे लिखा होगा, फिर आपने 184,635 डिवाइडेड बाय इतना किया होगा, है ना? मतलब 2 बार इसको लिखना पड़ा ना अलग से। इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है। सुनिए, ये वैल्यू आ गई, लेकिन अब आपको इसको डिवाइड करना है, नीचे लेकर के जाना है ना? तो सभी लोग पहले अपनी ये वैल्यू लेकर के आइए कैलसी पे, पूरा मल्टीप्लाई करके 1.09 इंटू इज इक्वल टू 2 बार हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 3, फिर 4 5। ये आ गया सबके कैलसी पे? ये वैल्यू सबकी कैलसी पे वैल्यू है। अब प्रेस करिए डिवाइड इज इक्वल टू। किया सबने? क्या प्रेस किया? डिवाइड इज इक्वल टू, और फिर करिए इनटू 184,635। आया एग्जैक्ट आंसर? बताइए क्या किया? डिवाइड इज इक्वल टू से डिवाइड हो गया, और इनटू क्या कर दिया? 184,635। तो सिर्फ कैलसी पे अपना काम हो गया, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बस अपनी आलस के ऊपर ये पूरा सूट करता है। ऐसे भी ठंड के मौसम में हाथ बाहर नहीं निकलता है, लिखने का मन नहीं करता है। चलो यार है सबको? अब सुनिए सभी लोग, आगे ये सब तो आ जाएगा, एकदम इजी है।
सुनिए, से फॉर एग्जाम्पल इन भाई साहब ने, ये जो मासूम से दिखाई देते हैं, क्या नाम, शुभम, शुभम ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी काफी अच्छे से पढ़ लिया, अभी दूसरी ही क्लास हुई थी, इन्होंने काफी अच्छे से इसको पढ़ लिया और अब सोचा कि चलो मार्केट में के किसी को बुद्धू बनाया जाए। तो ये अपने क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट के पास जा करके उसके सामने एक ऑप्शन रखते हैं। ये कहते हैं कि देखो क्लाइंट, या तो हम तुमको 10% पर एनम देंगे, दिस विल बी कंपाउंडिंग एनुअली, या तो फिर हम तुमको 9% पर एनम देंगे, या चलो 9.5% पर एनम देंगे, and this will be compounding monthly. अब इसका क्लाइंट बेचारा, इसका दोस्त ही था, वो अपना सर खुजा रहा है, भैया हम तो साइंस के स्ट्रीम से थे, ये क्या कंपाउंडिंग एनुअली, कंपाउंडिंग मंथली, सीधा सीधा बताओ सालाना कितना मिलेगा, है कि नहीं। हम लोगों को सीधे एनुअल रिटर्न समझ में आते हैं, ये मत समझाओ ये कंपाउंडिंग मंथली, ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो सालाना इतना हो जाएगा, वो बस इतना बताओ ईयरली रिटर्न कितना है। अब ये बता रहे हो पर एनम, ये बता रहे हो मंथली, तो बेचारा जो फाइनेंस फील्ड से नहीं है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा क्या बोल रहा है न जाने, और शुभम तो मजा ले सकता है। तो बताइए इस फिगर को भी वो किससे कंपेयर करना चाहेगा, कंपाउंडिंग एनुअली वाले से। तो हमारे पास में कोई तरीका होना चाहिए जिससे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम किस में चेंज कर सकें, कंपाउंडिंग एनुअली वाले फिगर में। क्योंकि हमको ये मंथली वगैरह का हिसाब किताब समझ नहीं आता है, हाफ ईयरली का हिसाब किताब समझ में नहीं आता है। आई जस्ट अंडरस्टैंड ओनली वन फिगर विच इज कंपाउंडिंग डन एनुअली। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न how to calculate effective rate of interest, how to calculate effective rate of interest. So this is per annum compounding monthly, this is per annum compounding annually, this is good but this is confusing. ठीक है, तो इसको हम लोग एनुअल में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? तो चलो सुनो ध्यान से। ये 9.5% को कन्वर्ट करते हैं। मान लो हमने 1 रुपया ही लगाया, तो 1 रुपया 1 साल बाद कितना बन जाएगा, इसके लिए हमको डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 9.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी फिगर आएगी, तो हम इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। हम इसको 9.6 कर दें तो क्या आसान हो जाएगा? 9.6 डिवाइड बाय 12 करना कितना होता है? 0.8। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.8 बाय 100 टू द पावर 12। हम इसकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं कब? 1 साल के बाद। 1 साल का हमको निकालना था, तो हम इसकी वैल्यू कब जान रहे हैं? 1 साल के बाद, मतलब इसमें 1 साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के बाद उसी को क्या मान लेंगे? इट इज कंपाउंडेड एनुअली। देखो 1 साल का इसका निकाल रहे हैं, तो क्या किया हमने? इसको 9.6 डिवाइड बाय 12, 9.6% पर एनम था, तो 9.6% पर एनम इज इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाय 12, कितना हो गया? 0.8% पर मंथ। और टू द पावर क्या कर दिया बताओ? 12। इसको सॉल्व करके बताना तो कितना आ रहा है? ये इंटू 1 करने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि इससे तो कोई फर्क आएगा नहीं। इसको क्या कर ले? 1.008 हो गया, टू द पावर 12 बताना तो सॉल्व करके कितना आ रहा है? 1.008 इंटू इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1.100 1.1003 है कि नहीं?
तो बताओ 1 रुपया लगा रहे हैं तो 1 साल के बाद कितना बन जा रहा है 1.1003। तो हम इसमें इंटरेस्ट कितने का गिनेंगे, इंटरेस्ट गिनेंगे -1। इसका मतलब इंटरेस्ट इसमें कितने का है 0.1003। ठीक है, 1 रुपए से अगर आप 10 पैसा का इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट हो गया 10% का। तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या कर देंगे इनटू 100%। तो दिस विल बिकम 10.03%। तो बताइए अगर इसको हम लोग को कंपाउंडिंग एनुअली करना है तो इसका फॉर्मूला क्या निकल करके आ रहा है। देखो तो एक्सप्लेनेशन पार्ट था, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आप, लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है। देखो इसको क्या है ये फॉर्मूला, वापस लिख देंगे ये क्वेश्चन आपके लिए। 1 + i to the power n -1 into 100%। ठीक है, देखो कितना दिया हुआ था हमको 9.6 और हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया मंथली। तो कितना हो गया था 1.008 टू द पावर 12। तो बताओ कितना हो गया, ये आ रहा था 1.1003 -1। तो ये हो जाएगा 0.1003 इंटू 100 करेंगे तो 10.03। जब आप कैलसी पे सॉल्व करते हैं तो इंटू 100 के बाद परसेंटेज मत दबाना, क्योंकि परसेंटेज दबाने से वापस से 0.100 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इंटू 100 करके छोड़ दोगे आप तो कितना आ जाएगा 10.03%। ठीक है, तो ये बताओ 10% ज्यादा अच्छा था या फिर 9.6% पर मंथ। 9.6% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 10.03% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। दिस इज इतना पर एनम। सर वो वाला भी तो पर एनम था, बट दिस इज क्या कंपाउंडिंग एनुअली। लिखिए एक एग्जांपल आपको डिक्टेट कर रहे हैं। फाइंड द इफेक्ट, आप हेडिंग दे दो पहले अच्छी सी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट। ब्रैकेट में उसमें या नीचे एक लाइन दे करके लिख दो, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन लिख पा रहे थे आपको, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9.6% per annum, of 9.6% per annum compounded monthly, 9.6% per annum compounded monthly। ठीक है, आप ये सॉल्यूशन लिखने से पहले लिख दीजिएगा कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, नहीं 9.6 डिवाइडेड बाय 12
परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8% पर मंथ। फिर आप ये पूरा फॉर्मूला देकर के लिख दीजिएगा। किस चीज का फॉर्मूला है ये, इसको बक्से में भी कर दीजिएगा। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, लिखिए फाइंड द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट। फाइंड द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट of 6% per annum compounded semi annually का मतलब बताओ, हाफ ईयरली, ठीक है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, स्टार्ट करें, कुछ इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं। तो 6 को हम लोग क्या लिख देंगे, 6 को क्या लिख देंगे 3% पर हाफ ईयर, और यहां पे क्या लिखेंगे बताओ 1.03 टू द पावर कितना, टू द पावर एक साल में, एक साल के हिसाब से कर रहे हैं ये, समझ रहे हो। तो टू द पावर कितना 2, एक साल में कितने हाफ ईयर्स 2, इसको लिख देंगे 1.03 टू द पावर 2। अब 1.03 टू द पावर 2 निकाल लो, 1.03 1 क्या आ रहा है 0.609, तो कितना हो जाएगा ये 6.09% पर एनम कंपाउंडिंग। हो गया। ये आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट
find the effective annual interest of 8% per annum of 8% per annum compounded half yearly of 8% per annum compounded, sorry half yearly नहीं, compounded quarterly, 8% per annum compounded quarterly. चलिए 8.24 आ रहा है आप लोग का, तो इसमें क्या लिख रहे हैं 8% डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2% पर क्वार्टर, तो ये कितना हो जाएगा 1.02 टू द पावर 4, कितना आ रहा है 1.02 टू द पावर 4, 1.02 इंटू 1 2 3 1.0824 0824 minus 1 is 0.0824 into 100 is 8.24%. बोलो सबको आ रहा है, किसी को डाउट यहां तक? अब हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं. कम टू पेज नंबर 4.20, एक्सरसाइज 4B. पेज नंबर 4.20, एक्सरसाइज 4B. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 and even 3 will be your homework. Question number 1, 2, 3 is your homework. Question number 4 आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं. A machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. The original cost of the machine was rupees 1 lakh and the ultimate scrap value was rupees 30,000. मतलब 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी और स्क्रैप वैल्यू है 30,000. द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज, मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कितने साल के बाद इसकी लाइफ घट करके कितनी हो जाएगी 30,000. ठीक है, तो इस वैरायटी के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में देखने को मिलेंगे. तो हम आपको एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप लोग भी ट्राई करें. देखिए वापस एक बार क्वेश्चन रीड कर रहे हैं कि मशीनरी की कॉस्ट 1 लाख रुपए है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 30,000 है.
हम हर साल मशीनरी को 20% डिप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। आपने शायद डिप्रिसिएशन के कॉमर्स के अंदर में दो तरीके पढ़े हैं, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। आप ऐसे समझ लो वो स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल इंटरेस्ट जैसा होता था, जिसमें हर साल सेम डिप्रिसिएशन कटेगा, और WDV कंपाउंडिंग वाला मेथड हो गया, जिसमें हर साल अलग अलग डिप्रिसिएशन कट होगा, ठीक है। तो इसका एक आसान सा तरीका हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं कि इसको कैसे किया सकता है। अगेन ये क्वेश्चन हम लोग थ्रू ऑप्शंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम आपको एक लेंदी मेथड इसका दिखा रहे हैं, जो आपने शायद अकाउंटिंग में देखा हो। इसका कॉस्ट है ₹1 लाख और डेप्रिसिएशन हर साल 20% होता है। तो बताइए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20,000। फिर एक साल बाद इसकी कॉस्ट बची 80,000। अब सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन वापस से 20%, लेकिन इस बार 20% किसका? 80,000 का। कितना? 16,000। फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 64,000। फिर थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन इसमें कितना? 12,800। कितना बचा? हमको घटा करके इसको कितने तक ले जाना है? चलो थर्ड ईयर के अंत पर अभी इतना ही हुआ है, 51,200। वापस 20% घटाएंगे, अब बताओ कितना हो गया? अभी भी 30,000 रुपये नहीं हुआ, 30,000 घटाना, 30,000 तक लाना था ना। फिर किया माइनस डिप्रिसिएशन चौथे साल का, तो ये फोर्थ ईयर के एंड पे था, है ना। कितने साल के डिप्रिसिएशन के बाद था? फोर्थ ईयर के बाद था। फिर एक और साल का डिप्रिसिएशन अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? अब कितना बचा? 30। ये पांचवें साल पे, मतलब 5 साल में लगभग ये कितना हो गया? तो 5 साल से थोड़ा ज्यादा करेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि 30,000 से भी कम हो जाएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग होगा। 5 साल से थोड़ा ज्यादा डिप्रिशिएट करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। तो 5 साल और कुछ महीने और हमको घटाना होगा इसको, तो 5 साल और कुछ महीने आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, 5.4 ईयर्स, है ना। तो एक और बार अगर डिप्रिसिएशन इसमें चार्ज करके देख भी लें तो कितना हो जा रहा है बताओ? 6,553. तो कितना आ रहा है? बोलो, माइनस करने पे कितना आ रहा है? इसका मतलब हमारी स्क्रैप वैल्यू थी विल बी फॉर 5 पॉइंट समथिंग ईयर्स। यहां तक तो समझ में आ गया बताओ? लेकिन अब आपके मन में आ सकता है कि सर इसमें भी अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो उसका एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालें? अच्छा, ये तो आपने जो भी कराया तो बड़ा लंबा तरीका है, इसमें भी क्या है? शॉर्टकट। तो पहले हम आपको ये चीज शॉर्टकट में करके दिखाते हैं, ठीक है। आओ सभी लोग कैलसी पर। $1 लाख लिखा, अब लिखिए -20%, मतलब -20 और फिर परसेंटेज को बटन दबाइए। कितना आया? फिर -20% 2 साल बाद, फिर -20% 3 साल बाद,
-20% 4 साल बाद, -20% 5 साल बाद, -20% 6 साल बाद। तो फटाफट हो जाएगा, है ना। फिर से आलसी बच्चा खुश है, उसको लग रहा है वाह सर इसमें तो फिर हम लोग को ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। तो 5.13 ईयर्स है, इतने भर से अपना ये वाला क्वेश्चन तो हो जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर मन करे कि नहीं सर हमको तो एकदम एक्यूरेट वाला आंसर जानना है, अगर 5.4 और 5.5 दे दे या 5.6 दे दे तो हम क्या करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, उस समय अपनी किस्मत को कोसना, कहना कि इसी बार इंस्टीट्यूट को हार्ड पेपर बनाना था। तो सुनो ध्यान से, बताओ 32,768 से हम घट करके कहां पे आ गए, 26,215। अब हम आपको इंटरपोलेशन का एक मेथड सिखा रहे हैं जिसके थ्रू आप एग्जैक्ट आंसर पा सकते हैं। हमको इस 32,000 को घटा के कितना करना था, 30,000। एग्जैक्ट आंसर का तरीका। तो हम क्या करेंगे, 5 साल तो होगा ही होगा, प्लस बताओ इसको कितना घटाना है, 2,768 हमें इसको और घटाना है। लेकिन ये यहां से यहां तक में कितना घट जा रहा है, 6,553 घट जा रहा है। जरा डिवाइड करके देखना तो कितना आ रहा है, 2768 प्लस 6,553, 2768 डिवाइडेड बाय 6,553। बताओ इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कई बार 5 ईयर और कुछ मंथ्स दे देता है, तो 0.4 ईयर का मतलब कितने मंथ्स। छलांग मार लो तुम लोग, यहीं आओ स्टेज पर छलांग मारो। 0.4 ईयर का मतलब 3 मंथ्स होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, हाँ डिवाइड बाय 12 करके। तो 0.4 को डिवाइड बाय 12 कर दें कि मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, डबल छलांग मारना, बढ़िया पे आना, फिर कूदना, फिर दोबारा छलांग मारना, एक बार से नहीं होगा तुम्हारा। तो क्या कर देंगे, इनटू 12, तो आपको मिल जाएगा 4.8 मंथ्स, मतलब रफली 5 मंथ्स। ठीक है। अब सर अगर 5 ईयर 4 मंथ्स भी दे और 5 ईयर 5 मंथ्स भी दे तो क्या करेंगे, छोड़ देना पेपर, छोड़ देना, उसी वक्त पेपर छोड़ देना। चलो समझ में आया। ये टेक्निक बता रहे हैं क्योंकि आप लोग घर जाके भूलने वाले हैं। 2768 कैसे आया था, 32768 माइनस 30,000, और 6553 कैसे आया था, 32768 माइनस 26215। ठीक। और वो कैलसी वाला तरीका भी आपको समझ में आ गया। चलो छापो। बाकी का नहीं छापना है, इधर का सब छाप लिया। हाँ कहाँ छापा है, अच्छा बस यहाँ से छापेंगे, ये सब हो जाएगा। सोचोगे एक महीने बाद ये कहाँ से क्या निकाले थे, लिख लो पूरा।
अच्छा स्टूडेंट्स, आपको टाइम दे देंगे लिखने का। आप एक और क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए, अपना नोट कर लीजिए। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, 1 2 3 हमने आपको होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, ठीक है। और एक आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, इससे ज्यादा मत मांगना, ठीक है। तो आप लोग करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।